नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी। हिंदी के पहले भाग में हमने देखा अभी तक कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है हमने पढ़ा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो हमने देखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द। क्या पढ़ा था? शब्द। अब कहेंगे आप, जब हम कई सारे वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। आइए हम समझते हैं। ये हो गए का, आ। तो क्या है? ये है आपका वर्ण और ये भी क्या है? वर्ण है। अब इनको जोड़ेंगे हम तो बनेगा आपका का। क्या बनेगा? का बनेगा। तो आप कहेंगे वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। अब देखिए, यहाँ पे का आ, यहाँ पे मा और आ, उसके बाद ला और आ। अब यदि इनको जोड़ेंगे तो बनेगा आपका कमल। क्या बनेगा? कमल। तो हमने देखा कि ये वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है और ये कई सारे वर्ण हैं, और वर्णों को जब जोड़ दिया तो क्या बना? शब्द बना। तो वर्णों को जोड़ने पर शब्द बना। कल हम ये पढ़े थे। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद जब हम कई सारे वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, जैसे कमल। उसके बाद जब हम कई सारे शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। और जब हम कई सारे वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भाषा बनेगी। हम यहाँ तक कल पढ़े थे, लेकिन हमने देखा था कि जो भाषा है वह भाषा कैसी थी? मौखिक थी। भाषा को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। जो चिन्ह, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? चिन्ह चाहिए आपको। तो चिन्ह मतलब कुछ प्रतीक होने चाहिए, और प्रतीक को ही हमने क्या कहा था? वर्ण कहा था। तो ये बात कल हमने पढ़ा था और समझा था। अब हम देखें, मतलब उसके आगे पढ़ रहे थे कि आखिर जो स्वर है और जो वर्ण है कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या है? व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। कल हमने इसको भी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर का वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है आपका मात्रा के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण है आपका जीभ की उच्चारण स्थित के अनुसार। तो आप कहोगे कि जो स्वर है वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, तीसरा जीभ की उच्चारण स्थिति के अनुसार। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण में जो पहला क्रम है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, कल हमने इसके बारे में जानकारी किया था, संक्षेप में आज समझेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर। क्या है? मूल स्वर। दूसरा है
आपके दूसरा है यहाँ पे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हमने पढ़ा था कल, तीसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे, पहला है मूल स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है आपका संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। ये हमने देखा था। इनके उदाहरण भी एक बार हम देख लेते हैं। मूल स्वर है आ, ई, ए, आ, ई, उ, और ये आपके दीर्घ में आते हैं आ, ई, उ, और इसमें आते हैं संयुक्त में आएंगे आपके ए, ऐ, ओ, औ। अब कैसे हुए हैं इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब ये जो मतलब स्वर का दूसरा वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय एक मात्रा की आवश्यकता होती है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय एक मात्रा की आवश्यकता होती है। ह्रस्व स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री। ये क्या होंगे आपके? ये होंगे आपके ह्रस्व स्वर। इनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनका नाम है ह्रस्व स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय 2 मात्रा का समय लगता है। जिनको बोलते समय 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ और री, बड़ा री। ये आप कहोगे। तो ये क्या है? दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। फिर से देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, बड़ा री। तो इनको बोलते समय 2 मात्रा का समय लगता है। तीसरा है आपका प्लुत स्वर। क्या है? तीसरा प्लुत स्वर। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। अब आप कहोगे प्लुत स्वर क्या होते हैं? तो प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय 2 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जिनको उच्चारित करते समय 2 या 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। आइए हम देखते हैं प्लुत स्वर क्या है। जैसे ओम। क्या है? ओम, ओम। तो आप एक बात ध्यान देना कि जो हिंदी है, हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या 8 होगी। और एक खास नियम ध्यान देना, जिस शब्द के पीछे, जिस वर्ण के पीछे ऐसे 3 लग जाए, ऐसे लगा हो, वो क्या होगा? वो प्लुत स्वर होगा। तो ध्यान देना, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय या उच्चारित करते समय 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और उदाहरण के लिए ओम। क्या है? ओम। और ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लुत स्वर की संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो प्लुत स्वर की संख्या हिंदी में 8 होती है। और जिस अक्षर के पीछे, जिस वर्ण के पीछे 3 लिख दिया जाए, ऐसे लग जाए, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका प्लुत स्वर। क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। तो हमने इस बात को देखा। अब हम देखते हैं कि प्लुत स्वर आखिर कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं प्लुत स्वर 8 कौन कौन से हैं। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई। उसके बाद फिर देखा होगा आपका उ, और उसके बाद बड़ा उ, और उसके बाद बनेगा यहाँ पे, इनकी संख्या 8 है, इसलिए क्या होंगे आपके? माफ़ कीजिएगा, प्लुत स्वर में ये आपके दीर्घ स्वर नहीं आएंगे।
आ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आ नहीं होगा। और ये ई नहीं होगा, उसके बाद बड़ा ऊ नहीं होगा। एक बात ध्यान देना। अब क्या होगा फिर सुनो, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, और उसके बाद ए, आए, ये होगा, आई होगा, ओ, औ। ये क्या है आपके प्लुत स्वर हैं। तो प्लुत स्वर देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। अब हम देखेंगे अगला वर्गीकरण किस अनुसार किया गया है। तो स्वर का अगला वर्गीकरण है जीभ की उच्चारण स्थिति के आधार। जीभ की उच्चारण स्थिति के आधार पर देखिए, मान लेते हैं ये जीभ का चित्र है। क्या है? जीभ का चित्र है। ये क्या हो गया? ये मानते हैं पश्च भाग है। क्या है? पश्च भाग। और ये क्या है आपका? अग्रभाग। और ये क्या है आपका? ये है मध्य भाग। तो आप देखिए जीभ के हमारे 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब उसके बाद कहेंगे कि जीभ की उच्चारण स्थिति के अनुसार स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्रस्वर। तो आप कहोगे अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय, जिनको उच्चारित करते समय जीभ का अगला भाग संपर्क होता है या स्पर्श होता है, उसे हम कहेंगे अग्रस्वर कहेंगे। आइए हम देखते हैं अग्रस्वर कौन कौन है। तो है ई, बड़ी ई, ए, आई। ये क्या है आपके? यही है आपके अग्रस्वर के उदाहरण। उसके बाद हम कहेंगे मध्य स्वर में केवल आएगा आपका आ। क्या आएगा? आ आएगा। और उसके बाद पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। यहाँ पे आएंगे आपके, यहाँ पे आएगा आपका पश्च स्वर में आ आएगा, और उसके बाद आएगा ओ आएगा, ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, और इसके साथ साथ अन्य भी आएंगे जैसे औ। क्या आएगा? औ आएगा। तो हमने देखा ये औ आएगा। अब देखिए जीभ की उच्चारण स्थिति के आधार पर या अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते समय जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। ई, बड़ी ई, ए, आई, ये हो गए आपके। उसके बाद मध्य स्वर। आप कहोगे मध्य स्वर में केवल आ आएगा। उसके बाद पश्च स्वर में आएंगे आ, ओ, औ, ऊ, बड़ा ऊ। ये आपका आएगा कहाँ पे? पश्च स्वर में आएगा। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा। लास्ट में हम देखेंगे अनुस्वार या अयोगवाह। अनुस्वार या अयोगवाह, इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। तो आप कहोगे ये क्या है? तो देखिए जो अंक और आह है, जो अंक और आह है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार भी कहते हैं, अयोगवाह भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। और इनके उदाहरण क्या है? अंक और आह। अब हम देखेंगे इसके आगे। अब हम देखेंगे कुछ वर्णमाला से संबंधित या वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वर्ण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या या वर्ण की संख्या कितनी है। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी है। जो होगी वो होगी आपकी 52। कितनी होगी? 52 होगी। आइए हम देखते हैं कैसे होगी। तो पहला देखिए आप, पहले में आप कहोगे जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं आपके? 11 स्वर।
11 स्वर होते हैं। उसके बाद आप कहो कौन कौन स्वर है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक बार गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या हो गए आपके? 11 स्वर हो गए। फिर हम बात करते हैं कि 2 अयोग वाह होते हैं। 2 अयोग वाह होते हैं। अंक, या ऐसे बना लो आप, अंक और आह। क्या? अंक और आह, ये क्या हो गए आपके? अयोग वाह हो गए। उसके बाद देखिए और कौन आता है? अगला आएगा आपका, यहाँ पर कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजन की संख्या हम बात करते हैं, हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या है कुल 33 है। अब 33 में कौन कौन आते हैं? देखिए यहाँ पे का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ढा, ता, था, था, दा, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। उनकी संख्या एक बार गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये कुल 25 हो गए। और इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, इन्हें हम नाम देंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन बचे हैं? यहाँ बचे हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो देखिए ऊष्म व्यंजन कौन है? या, रा, ला, वा। और आपके बच्चे, सॉरी, यहाँ पे है शा, हा, शा, सा, हा। ये है ऊष्म व्यंजन। कौन है? ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन आता है? यहाँ पे आते हैं या, रा, ला, वा। ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। फिर से एक बार देखिए, आप कहोगे स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। आपने इसको देखा। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, लेकिन क्रम से देखेंगे तो पहले ये क्रम आएगा। पहले आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, बाद में आएगा आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, शा, खा, शा, हा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है या, रा, ला, वा। तो कितने हो गए? 25 यहाँ हो गए और 25 4 यहाँ 29, 29 4 33। तो कितने स्वर, सॉरी व्यंजन? 33 व्यंजन हो गए। हमने व्यंजन को भी यहाँ पे समझा। अब देखिए आगे व्यंजन में कुछ बचा हुआ भाग है, जो है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? आइए हम देखते हैं। ये हो गए आपके छा, उसके बाद छ, त्रा, ज्ञा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी आप यहाँ पे केवल एक बार परिचय कर रहे हैं। तो क्या है? च, उसके बाद छ, त्रा, ज्ञा और ये स्रा है। उसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या होती है? आइए हम देखते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो आप कहोगे
ये आपके सॉरी ये और रा, ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यहाँ पे होगा छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ड़ा और ये डा, ये होते हैं आपके पास। अब हम देखेंगे इनका कुल योग। इनका कुल योग आखिर कैसे 52 वर्ण हुए हैं। तो 11 स्वर, 11 स्वर, 2 अयोग वाह, दो अयोग वाह। फिर हम देखेंगे 33 व्यंजन, क्या होंगे 33 व्यंजन। यहाँ तक देखिए आप पहले समझिए, यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आगे पूरा समझ में आ जाएगा। व्यंजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 33 हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, अभी आपने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन। लेकिन इसी में आ जाएंगे, सॉरी इसलिए आप कहोगे 2 कौन है, उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ये आ गए। अब देखिए इनके बारे में समझते हैं। लास्ट में हमारा बचा है जो संयुक्त व्यंजन, उसे भी यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 4 कितने हैं आपके, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। अब यदि हम इनका योग करेंगे तो हमारे पास 52 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 52 वर्ण आते हैं। तो हमने देख लिया कि आखिर 52 वर्ण कैसे होते हैं। पुनः समझिएगा, 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 उच्छिष्ट व्यंजन हो गए और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। इन सब को मिलाकर जो आपका उत्तर आता है वो 52 आता है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 52 है। तो हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में, व्यंजन के बारे में। तो देखिए व्यंजन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। देखिए यहाँ पे व्यंजनों को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया आपका स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या है 25। कितनी है, 25। उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4। उसके बाद फिर आगे है आपका संयुक्त तीसरा, सॉरी यहाँ पे अगला आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, 25 और 8 कितने हो गए, 33 हो गए। तो हमने देखा कि जो व्यंजन है उसकी संख्या 33 है। 33 कैसे है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आइए हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन इन्हें 5 भाग में बांटा गया है। इन्हें पुनः 5 भाग में बांटा गया है। आइए हम देखते हैं कैसे बांटा गया है। तो पहला है आपका कंठ। इसके अंतर्गत आएंगे का, ख, ग, घ, अंग, ये आएंगे यहाँ पर कंठ वाले में। तो आप कहोगे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका कंठ। कंठ का मतलब होता है कि वे आएंगे यहाँ पे का, ख, ग, घ, अंग, ये वाले आएंगे। दूसरा बांटा गया है आपका तालव्य या तालु। क्या है, तालु। यहाँ पे कौन कौन आएगा, यहाँ पे आएंगे च, छ, ज, झ, य, ये आएंगे। उसके बाद तीसरा है आपका मूर्धन्य।
मूर्धन्य। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? टा, ठा, डा, ढ, ड़ा, ये आएंगे। उसके बाद आएगा आपका चौथा, आएगा यहाँ पे दंत्य। क्या आएगा? दंत्य। दंत्य आएगा। इसमें आएगा टा, था, दा, धा और ना, ये आ गए। हमने यहाँ तक देखा कि जो व्यंजन है, व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धन्य और चौथा दंत। अब पांचवा हम देखते हैं कि पांचवा प्रकार कौन सा है। तो पांचवा है आपका ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ। तो देखिए ओष्ठ के अनुसार है आपका पा, फा, बा, भा, मा। क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। तो एक बार देखो, स्पर्श व्यंजन को क्या किया गया है? स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला कंठ, का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद है दूसरा तालु। तालु के आधार पर चा, छा, जा, झा, या। उसके बाद है मूर्धन्य या मूर्धा, टा, था, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद है दंत, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद है ओष्ठ के आधार पर पा, फा, बा, भा, मा। इसे हम का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? का वर्ग। इसे हम चा वर्ग, इसे हम टा वर्ग, इसे हम ता वर्ग, इसे हम पा वर्ग कहते हैं। तो ध्यान देना, स्पर्श व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया, जो अभी तक आपने देखा। अब हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगला व्यंजन का वर्गीकरण किसके अनुसार है। तो आप कहोगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। तो इसके अंतर्गत वे व्यंजन आएंगे। देखिए कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत? या, रा, ला, वा, ये आएंगे अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन, व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे है आपका ऐसा व्यंजन जिनको बोलते समय ऊष्मा या रगड़ महसूस होती है। रगड़ से ही एक शब्द यहाँ पे और बनता है, संघर्ष। इसलिए इस प्रकार के व्यंजन को संघर्षी, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है ऊष्म व्यंजन अथवा संघर्षी व्यंजन। आइए हम देखते हैं संघर्षी व्यंजन कौन कौन है। तो ये है आपके शा, शा, उसके बाद सा, हा। ये क्या है आपके? ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो हमने इस बात को देखा और अभी तक समझा कि अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो या, रा, ला, वा है। और यदि ऊष्मा की बात करें तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय ऊष्मा या रगड़ उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और जो संघर्षी व्यंजन है वो हैं शा, 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 हा, ये होते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन क्या है लास्ट हम देखेंगे इस समय। कौन? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। आइए हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको या जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के मिलने से होता है। ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है। तो आइए हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन है। तो का और श के निर्माण से क्या बनता है आपका? से यहाँ पे बनेगा आपका ये सा बनेगा। उसके बाद पहला हमने देख लिया का और सा के निर्माण से ये बना आपका सा बना। उसके बाद ता और रा, ता और रा से बनेगा त्रा। क्या बनेगा? त्रा बनेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे बनेगा ज और यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा ज्ञा। क्या बनेगा? ज्ञा बनेगा। और लास्ट में जो है आपका श,
और र से बनेगा श्रा। क्या बनेगा? श्रा बनेगा। तो हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें हम दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो तीसरा व्यंजन बनता है। इसी कारण से हम इसका नाम संयुक्त व्यंजन कहते हैं या होता है। जैसे का और स को मिलाते हैं तो स बनता है, छ बनता है। उसके बाद यहाँ पे ता और र को मिलाएंगे त्रा बनेगा, ज और य को मिलाएंगे ज्ञा बनेगा, स और र को मिलाएंगे तो श्रा बनेगा। तो हमने इस चीज़ को देखा। तो आज के दिन हमने देखा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया, संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजन आदि को पढ़ा। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए दोस्तों, वीडियो आज क्या लंबा है, यदि आपको समझ में आता है और बढ़िया से समझ में आए तो फिर लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके सुझाव हों उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।